सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ किया हुआ है और हमने पिछली वीडियो में उसका क्वेश्चन नंबर 1 वो कंप्लीट किया था। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, फैक्टराइजेशन। तो चलें इसका आगाज़ करते हैं। फैक्टराइजेशन करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो आपकी एक्सरसाइज से पहले जो जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना, एक या दो एग्जांपल्स हैं, वो आप खुद देखें क्योंकि आपकी बुक में ही इसका सोल्यूशन शामिल है। तो जो बच्चे जिन बच्चों को ये नहीं समझ लगती वो मेरे से पूछ लें, लेकिन ये आप खुद करें क्योंकि इससे आपका फ़ायदा होगा। जो आपने समझा होगा वो आपको फिर खुद पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और कितना आपको समझ लगी है। तो एग्जांपल्स आप खुद देखें, ठीक है। अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन ऐसे प्रोसीजर को कहते हैं कि किसी भी इक्वेशन को तोड़ के मोड़ के जिस मर्जी तरीके से हमने उसको फैक्टर्स में तब्दील करना फैक्टराइजेशन कहलाता है। फैक्टराइजेशन को किसे कहते हैं? किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन को हमने तोड़ मरोड़ के फैक्टर्स में तब्दील करना फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन आप 6, 7, 8, 9 में भी करके आ चुके हैं। तो फैक्टराइजेशन तो आसान ही प्रोसीजर है, लेकिन बाज़ बच्चों को समझ नहीं आती। तो मैं आपको आसान तरीका, बल्कि आपने यही तरीके से किया होगी, लेकिन आसान मेथड से आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ लगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, उसको देखते हैं पहले। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है 3x² - 7x - 20। फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी इक्वेशन क्या अरेंज है। तो आपने देखना है कि आपकी इक्वेशन अरेंज है। अगर तो अरेंज नहीं है तो आप सबसे पहले उसको रीअरेंज करेंगे। तो हम देखें ये इक्वेशन अरेंज है तो हमें साफ नजर आ रहा है x⁻2 फिर x⁻1 फिर x⁻0, यानी इसका मतलब इक्वेशन अरेंज है। अगर तो इक्वेशन अरेंज है तब हमारी फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाएगी। क्या करेंगे फैक्टराइजेशन में? फैक्टराइजेशन में इक्वेशन में लास्ट वाली वैल्यू को साइन समेत, ध्यान से सुने, लास्ट वाली वैल्यू को साइन समेत पहली वैल्यू के कोफिशिएंट के साथ साइन समेत हमने क्या करवा देना जी? हमने इनको मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। अब यहाँ पे साइड पे हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी -20 मल्टीप्लाई बाय +3, ठीक है। क्या दोबारा मैं बताता हूँ क्या किया हमने कि लास्ट वाली वैल्यू को इक्वेशन में, लास्ट वाली वैल्यू को साइन समेत हमने इक्वेशन की फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट के साथ साइन समेत मल्टीप्लाई करवा देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा के देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है, -60 आंसर आ रहा है हमारे पास। अब 60 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास -60 ही आंसर आए, और प्लस या माइनस करवाऊं तो मेरे पास दरमियान वाली वैल्यू का साइन समेत आंसर आना चाहिए। अब देखें 60 के कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं। सबसे पहले तो 60 अपने टेबल के ऊपर डिवाइड होता है, यानी 1 × 60 ये। अब आप अपने पास कैलकुलेटर रखें और उसको देखें कि कैसे फैक्टर्स बनते हैं। 60 को इस तरह करवाना शुरू कर दें, 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 3, यानी 2 × 30, ये 60 का एक फैक्टर बन गया। फिर 60 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये भी क्या हो गया 3 × 20, तो वो भी 60 ही आंसर आता है। इस तरह करते जाएं। 4 से किया तो 4 × 15, अब 5 से किया तो क्या आया आंसर हमारे पास 12 × 5, 6 से किया तो क्या आंसर आया हमारे पास 10 × 6, ठीक है। इस तरह आपने करते जाना है 5-6 आपने इस तरह की वैल्यूज ले लेनी है, ठीक है। 5-6 हमने फैक्टर्स ले लिए। अब क्या करेंगे हम, आंसर हमारा देखें सारों को 60 ही आ रहा है, ठीक है। इसका भी 60 आ रहा है, इसका भी 60 आ रहा है, इसकी भी। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यूज का साइन समेत आंसर आना चाहिए। तो आप इन सारे फैक्टर्स को देखें, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 60 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। प्लस माइनस की हमने चेक करना है ना, तो यहाँ पे देखें 60 में मैं +1 करता हूँ तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 61, और माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 59। इसका मतलब ना 61 यहाँ पे चाहिए ना 59 चाहिए। इसका मतलब ये दोनों तरीकों से ये मेथड हमारा, ये फैक्टर हमारा गलत साबित होगा। 30 को देखते हैं, 30 × 2, 30 में 2 प्लस करते हैं तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 32, माइनस करते हैं तो 28 आंसर आ रहा है, लेकिन हमें तो 7 चाहिए। इसका मतलब ये भी फैक्टर हमारे पास गलत है। उसके बाद 20 में मल्टीप्लाई करते हैं 3, प्लस करते हैं 3 तो 23 आंसर आ रहा है, और माइनस करते हैं तो 17 आंसर आ रहा है, लेकिन हमें 7 चाहिए, ना 23 चाहिए ना 17, तो हमें तो 7 चाहिए। इसका मतलब ये भी फैक्टर गलत है।
15 में +4 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 19, और 15 में हम -4 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी 11। तो इसका मतलब नहीं चाहिए, ये फैक्टर भी हमारे पास गलत है। देखें सिंपल तरीन फैक्टराइजेशन हो रही है। 10 में 6 प्लस करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 10 + 6 16, और माइनस करता हूं तो 4 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये फैक्टर भी गलत है। तो 12 में 5 प्लस करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 12 में मैंने 5 प्लस किया तो मेरे पास 17 आंसर आ रहा है। इसका मतलब प्लस के लिहाज से ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और 12 में मैं माइनस करता हूँ 5 तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है 7, यानी 12 को माइनस करता हूँ 5 से तो मेरे पास आंसर आ रहा है क्या 7। तो यही फैक्टर हमारे पास देखें, मल्टीप्लाई करवाओ 12 5 तो भी 60 आता है, और 12 को माइनस करवाएं 7 के साथ तब भी हमारे पास 5 के साथ तब भी हमारे पास 7 ही आंसर आता है। इसका मतलब 12 और 5 यही फैक्टर होगा हमारा फैक्टराइजेशन के लिए। दोबारा देख लें, ये 12 को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 5 से तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 60, और दूसरा 12 को मैं माइनस कर रहा हूँ 7 से तो मेरे पास 5 से, 7 से नहीं 5 से, बार बार मैं 5 7 कही जा रहा हूँ, 5 से तो माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 7। अब देखें 60 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए -60 और यहाँ पे भी चाहिए हमें -7। इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई ना कोई प्लस माइनस का काम करना पड़ेगा ताकि हमारे पास यही आंसर आ जाए। तो अब सिंपल देखें, 12 को हम पॉजिटिव रहने देते हैं और 5 को हम माइनस में ले जाते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 60, लेकिन जब इसको माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 7 आएगा, जबकि हमें प्लस की 7 की जरूरत ही नहीं है, -7 की जरूरत है। तो बस सिंपल काम करें, दोनों के साइन चेंज कर दें। -60 तो आ रहा है, मल्टीप्लाई करवाने से -60 तो आ रहा है, और माइनस करेंगे तब हमारे पास -7 भी आ जाएगा। तो पता चला कि ये वो फैक्टर है साइन समेत जिससे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब हम बासानी फैक्टराइजेशन कर देंगे। कैसे, 3x² -12x + 5x -20, ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। अब पहली दो फैक्टर से हमने जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लें। 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया x - 4, ठीक है। अगली दो में से +5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लिया, x - 4 अंदर बच गया। दोनों आपके पास अगर ब्रैकेट सेम आ रही है इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो रही है। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, उसको एक दफ़ा लिख दें। बाकी क्या बचा 3x + 5, उसको आप एक दफ़ा लिख दें। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई, सिंपल सी फैक्टराइजेशन, कोई इसमें मसला नहीं है। उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन बिल्कुल बआसानी समझ आ चुकी होगी। जिसको नहीं समझ लगी आप वीडियो को दोबारा शुरू से देखें ताकि आपको फैक्टराइजेशन समझ आए, क्योंकि अब आपका जो मैथ का काम होगा, अब अगर आपने फैसी रखी है आगे जाके प्री इंजीनियरिंग में या फिर आप ICS में गए तब भी वहाँ मैथमेटिक्स होता है, तो यहाँ फैक्टराइजेशन वहाँ बेसिक चीज़ें हैं। अब आपको फैक्टराइजेशन आ जानी चाहिए, इसलिए जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन समझ नहीं आई मैं आपको वैसे ही एक्सरसाइज में बार बार समझाता रहूँगा ताकि आपके जहन में बैठ जाए। लेकिन किसी को नहीं समझ लगी तो दोबारा वीडियो को शुरू से देखें ताकि आपको समझ लगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, और एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने शुरू करना था। तो उस क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो सिंपल यही लिखा हुआ है, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन से इसको सोल्व करें। और पहला सवाल हमारे पास क्या है, x² - x - 20 = 0। तो सिंपल मैंने आपको बताया क्या करना है फैक्टराइजेशन में। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इक्वेशन अरेंज है कि नहीं है। तो आपके पास देखें इक्वेशन बिल्कुल अरेंज है, रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ में रफ वर्क है, ये रफ वर्क के लिए सफ़ा रखा गया, इसलिए देखें क्या करना है हमने। मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ ताकि आपके आसानी रहे। ये लास्ट वैल्यू को साइन समेत हमें पहली वैल्यू के कोफिशिएंट के साथ साइन समेत मल्टीप्लाई करवा देना है। तो -20 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे, +1 से। तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है -20। अब मैंने 20 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि इनको प्लस करूं तो मेरे पास प्लस, या माइनस करूं तो मेरे पास ये वाला आंसर आए, यानी दरमियान वाले वैल्यू के कोफिशिएंट का साइन समेत आंसर आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यही आंसर साइन समेत आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले देखो करता हूँ 20 का क्या फैक्टर बनेगा। सबसे पहले तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1, यही 20, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से करें, बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया था 1 से शुरू हो जाए। 20 को 1 पे डिवाइड करवाएं, फिर 2 पे करें, फिर 3 पे करें। अब देखें ना 3 पे तो 20 डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 4 पे क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यही फैक्टर्स बन रहे हैं ना। उसके बाद 6 पे क्या आता है, 6 पे भी 20 डिवाइड नहीं होता, 7 पे भी नहीं होता। इसका मतलब यही 3 फैक्टर्स बन रहे हैं जिसपे 20 डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब
मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 20 आंसर आ रहा है। अब हमने सिर्फ प्लस माइनस करके देखना है, तो 20 + 1 करें तो 21 आ रहा है, और माइनस करें तो 19 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें -1 चाहिए, असल में तो 1 चाहिए ना, तो 21 भी नहीं चाहिए और 19 भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पे 10 × 2, तो इनको प्लस करें, 10 + 2 करें तो 12 आंसर आ रहा है, और माइनस करें तो 8 आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमें तो चाहिए ही नहीं, यहाँ तो हमें 1 चाहिए। इसका मतलब ये फैक्टर भी गलत है। लास्ट फैक्टर यही बचा ना, तो प्लस करें 4 + 5 तो 9 आंसर आ रहा है, और माइनस करें 5 - 4 तो 1 ही आंसर आ रहा है। बात समझ लगी? और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 × -4 तो भी हमारे पास -20 आंसर आ रहा है। अब आप देखें ये तो ठीक आ रहा है, -20 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें -1 चाहिए। तो क्या करेंगे, हम सिंपल इसके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ भी प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया। अब क्या फायदा होगा साइन चेंज करने से, ये देखें ये तो 20 वही सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास फैक्टर क्या है, -5 और +4। ये दो फैक्टर्स आए हैं किसके, हमारे पास इस इक्वेशन के। तो सिंपल इसको फैक्टराइज कर दें, x² -5x + 4x - 20 = 0। पहले दोनों वैल्यूज में से आप देखें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया x - 5, और दूसरी दो वैल्यूज में से +4 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x - 5। ठीक है, = 0। दोनों फैक्टर्स देखें सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त हो रही है। तो इसको एक दफ़ा लिख दें x - 5, और जो बाकी बचेगा x + 4 उसको एक दफ़ा लिख दें। अब देखें यहाँ तक हमारी फैक्टराइजेशन हम समझते हैं ख़त्म हो गई है, लेकिन यहाँ पे देखें फैक्टराइजेशन में आपने एक नई चीज़ देखी होनी, यहाँ पे = 0 आ रहा है। ठीक है, हम जब पहले फैक्टराइजेशन करके आ चुके हैं ना पिछली क्लासेस में, तो वहाँ पे = 0 नहीं था। अब यहाँ पे =0 आ रहा है। इसका मतलब कि जब भी हमारे पास = किसी भी चीज़ का आ जाए, इसका मतलब है हमने उसके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ भी हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं, तो इनको हम अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं। x - 5 = 0 और x + 4 = 0। क्योंकि ये अलग अलग थे, क्योंकि ये इकट्ठे 0 के इक्वल थे, ये भी 0 के इक्वल था, ये भी 0 के इक्वल था, हम अलग अलग लेते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ से दोनों की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -4। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वेरिएबल का वो होगा 5 और -4। उम्मीद है आपको ये फैक्टराइजेशन का ये वाला सवाल बआसानी समझ आया होगा। यहाँ पे जो आपको बताने वाला पॉइंट है वो ये है कि आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है, क्योंकि सोल्यूशन सेट के नंबर होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ इसलिए बताता हूँ ताकि आपकी समझ में रहे, क्या कि पेपर में आपके जहन से ना निकले कि हमने ये चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि इस चीज़ों के नंबर हैं। ये टीचर बच्चों को इसलिए बताते हैं क्योंकि टीचर भी बाज़ दफ़ा इस गलतियों से गुजर चुके होते हैं। ये गलतियां वैसे मैंने तो नहीं की, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भी गलतियां करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यार हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करें और फिर उन चीज़ों को अपने अमल दरामद पे ला के उस पर गलती ना करें। ठीक है, तो बहरहाल ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जूस था। अब हम चलते हैं दूसरे जूस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जूस नंबर 2, उसमें क्या कह रहा है, 3y² = y × y - 5। नहायत इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो आप इसको गौर से देखें। सबसे पहले तो आप देखें मैंने क्या कहा था, फैक्टराइजेशन के लिए इक्वेशन को रीअरेंज होना चाहिए। तो हमें इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 3y² = y को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा y² - 5y। ठीक है, अब y² - 5y को इक्वल के इस तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा 3y² - y² + 5y = 0। इसमें से दोनों को ऑपरेट करते माइनस हो रहा है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 2y² + 5y = 0। अब सिंपल देखें, इस चीज में आपकी फैक्टराइजेशन हो रही है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो मैंने कहा था कि लास्ट वैल्यू को शुरू वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, तो लास्ट वैल्यू तो है ही नहीं। तो सिंपल क्या करेंगे, देखें दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, 2y + 5 = 0। तो अब देखें सिंपल यही फैक्टराइजेशन हो गई है। ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसको हमने इस दो फैक्टर्स में चेंज कर दिया, तो फैक्टराइजेशन तो हो गई, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब ही है किसी भी इक्वेशन को फैक्टर्स में चेंज करना। तो बस दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं, एक दफ़ा y को 0 के इक्वल ले लें और एक दफ़ा 2y + 5 = 0 ले लें। ठीक है, यहाँ से तो y का वैल्यू 0 आ गई आंसर, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 2y = -5 और y = -5 / 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा 0 और
-5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 2 है। जुज नंबर 3 में देखें 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। ये हमारे पास आपके सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखें पहला पॉइंट आप जहन में रखें, 3 पॉइंट का काम है, सिर्फ अरेंजमेंट देखनी है और फिर मल्टीप्लाई के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है फैक्टर्स को, और फिर फैक्टर बना के प्लस माइनस करना है। ये 3 तरीके हैं फैक्टराइजेशन को सोल्व करने के। अरेंजमेंट देखें, अरेंज है नहीं, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करने के लिए क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को 4 और -32x को इधर ले जाएं। ये हो जाएगा 17x² प्लस 32x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, इसको आपने फैक्टराइज करना है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन देखते हैं। देखें रफ वर्क में मैं लिख रहा हूँ 17x² प्लस 32x - 4, ठीक है। क्या करना था, सबसे पहले ये इक्वेशन की लास्ट वाली वैल्यू यानी कांस्टेंट को साइन समेत हमने इक्वेशन में फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट के साथ साइन समेत मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी, इसके मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आ रहा है 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आता है हमारे पास 17 प्लस में है, मल्टीप्लाई बाय -4 तो हमारे पास आंसर आता है जी 68 माइनस में, -68 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब 68 के हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं। 68 के हमने फैक्टर ढूंढने हैं कि सबसे पहला तो 68 का क्या फैक्टर होगा, 68 का फैक्टर जो होगा वो अपना टेबल होगा 1 के साथ। दूसरा क्या फैक्टर होगा इसका, डिवाइड करते हैं 2 पे तो वो होता है 34 मल्टीप्लाई बाय 2। तीसरा 3 से डिवाइड करते हैं, यानी आपने तरतीब से इसको डिवाइड करते जाना है। 3 से किया तो देखें नहीं आया, यानी पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है। अब 4 से करते हैं, 4 से किया तो हमारे पास 17 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 से किया तब भी आंसर नहीं आया और उसमें आ रहा है पॉइंट में। 6 से किया तब भी पॉइंट में आ रहा है। 7 से किया तब भी पॉइंट में आ रहा है। 8 से किया तब भी पॉइंट में आ रहा है। 9 से किया तब भी पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब ये 3 फैक्टर्स ही हैं जिससे हम इसको मल्टीप्लाई, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हीं तीनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 68 आंसर आ रहा है। अब प्लस या माइनस की बारी आई तो इन्हीं फैक्टर्स को देखें, 68 में +1 करें तो 69 आंसर आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 32, पॉजिटिव 32 चाहिए। इसका मतलब 69 में तो नहीं चाहिए चलिएगा, और माइनस करें 68 में से 1 तो 67 आ रहा है। इसका मतलब प्लस या माइनस करने से हमारे पास 32 नहीं आ रहा, ये फैक्टर नहीं चाहिए हमें। 17 + 4, 17 में अगर हम 4 को क्या में ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 21, ठीक है। और माइनस करेंगे 17 में से 4 को तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, हमारे पास आंसर आएगा 13, लेकिन हमें तो 32 चाहिए। इसका मतलब ये फैक्टर भी हमें नहीं चाहिए। 34 मल्टीप्लाई बाय 2, इस फैक्टर में 34 + 2 करें तो हमारे पास 36 आंसर आता है, और 34 - 2 करें तो मेरे पास 32 ही आंसर आता है, ठीक है 32। और 34 मल्टीप्लाई करें अगर हम -2 से तब हमारे पास -68 भी आंसर आ रहा है। अब देखें +32 भी आ रहा है, -68 भी आ रहा है, साइन को तब्दील करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस यही दो आपके पास फैक्टर्स होंगे। अब इसको हम फैक्टराइज करवा देते हैं सिंपल तरीके से। क्या होगा 17x² प्लस 34x -2x -4 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों टर्म्स में से देखें 17x कॉमन आ गया, अंदर के बच गया x + 2, ठीक है। दूसरी दोनों टर्म्स में से क्या -2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x + 2। देखें दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक दोनों फैक्टर में सेम आ रहे हैं, उसको एक दफ़ा लिख लें। बाकी क्या बच गया 17x - 2, इसको एक दफ़ा लिख लें। दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं तो अलग-अलग कर लें 0 के इक्वल। 17x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 17। तो हमारे पास यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ सोल्यूशन सेट लिखना लाजमी है, इसके नंबर कटते हैं अगर आप नहीं लिखेंगे तो। 2 डिवाइडेड बाय 17, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आप, यानी अब सवाल किया आपके पास x² - 11x इज इक्वल टू 152, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया है पहला पॉइंट आपके पास क्या है कि इक्वेशन की अरेंजमेंट को चेक करना है। तो आप देखें इक्वेशन अरेंज नहीं है, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे, वो माइनस में इधर आ जाएगा।
ये हो जाएगा -11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए जी, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखें, इक्वेशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे -152 कांस्टेंट वाली वैल्यू को साइन समेत हमने इक्वेशन में फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट के साथ साइन समेत क्या करवा देंगे जी, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन नशीन हो जाए सारी बातें। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा जी, -152 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम +1 से, तो क्या आंसर आएगा जी, सॉरी +1 से तो क्या आंसर आएगा -152। ठीक है, अब 152 के हमने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास दरमियान वाला वैल्यू का आंसर आए साइन समेत, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यही आंसर आए। तो सबसे पहले तो 152 अपने टेबल पे जाता है, मल्टीप्लाई बाय 152। ठीक है, दूसरे नंबर पे 152 किस टेबल पे जाता है जी, 152 डिवाइडेड बाय 2 पे, तो वो होता है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 76। फिर 3 पे, तो ये 3 पे नहीं जा रहा। 4 पे जाता है 38 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे भी नहीं जा रहा, 7 पे नहीं जा रहा, 8 पे 8 मल्टीप्लाई बाय 19, फिर उसके बाद 9 पे नहीं जा रहा, 10 पे नहीं जा रहा है। देखें, हमने इतने बड़े फैक्टर ले लिए हैं, इन जितने भी फैक्टर्स लिए हैं उनमें सिर्फ इन्हीं के ऊपर 152 ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 152 आंसर आ रहा है। प्लस माइनस करवाना है ना, अब एक एक फैक्टर्स को प्लस माइनस करवाते रहे। 152 में +1 किया तो 153 नहीं चाहिए, हमें तो 11 चाहिए। इसका मतलब प्लस कराने से नहीं आएगा, इसको माइनस करवा दें। माइनस करवाने से 152 -1 तो क्या आंसर आएगा 151, तब भी नहीं आ रहा। इसका मतलब प्लस माइनस करने से हमारा ये फैक्टर कारआमद नहीं है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास 76 और 2 है। मल्टीप्लाई करवाने से तो आंसर आ रहा है हमारे पास 152, लेकिन प्लस माइनस करके देख रहे हैं तो प्लस करें 76 + 2 तो 78 आंसर आ रहा है, और माइनस करेंगे 76 - 2 को तो 74 आंसर आ रहा है। हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब ये फैक्टर भी हमारे लिए कारआमद नहीं है। 38 में +4 किए तो हमारे पास 42 आंसर आता है, और 38 में -4 किए तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी, 38 में -4 किए तो हमारे पास 34 आंसर आता है। इसका मतलब ये फैक्टर भी हमारे लिए कारआमद नहीं रहा। और आखिर में हमारे पास क्या बचा 19 को हम प्लस करते हैं 8 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर है 27। ठीक है, प्लस के लिहाज से तो हमारे पास आंसर नहीं आ रहा, और माइनस करते हैं 19 - 8 तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 11। ठीक है, और 19 को मल्टीप्लाई करवाते हैं -8 से, तो हमारे पास आंसर भी -152 आ रहा है। ठीक है, अब देखें मल्टीप्लाई करवाने से तो -152 आ रहा है, लेकिन माइनस करवाने से हमारे पास प्लस में आंसर आ रहा है +11, हमें तो -11 चाहिए। तो क्या कहा था मैंने, अब जस्ट इसके सिंबल चेंज कर दें। ठीक है, सिंबल चेंज कर देंगे तो हमारे पास माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास फैक्टर हुआ फैक्टराइजेशन का। सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन करवा दें, x² - 19x + 8x - 152 इज इक्वल टू 0। पहले दो फैक्टर्स में से हमारे पास क्या कॉमन आया, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x - 19, और बाकी दो फैक्टर्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है +8, और अंदर क्या बच गया x - 19 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स देखें सेम है, इसका मतलब x - 19 को एक दफ़ा लिख दें और x + 8 को एक दफ़ा लिख दें और इक्वल टू 0 कर दें। फिर उसके बाद दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं, अलग-अलग 0 के इक्वल ले लें। x - 19 इज इक्वल टू 0 और x + 8 इज इक्वल टू 0। तो x का यहाँ से आंसर क्या आया 19, और x का यहाँ से आंसर क्या आया 8 माइनस में। और सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा जी, सोल्यूशन सेट आएगा 19 और -8। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। अच्छा, यहाँ पे एक और बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हमें ये बताएं कि यहाँ 19 को पहले लिखेंगे फैक्टराइज करवाते हुए या 8 को। ठीक है, तो आप हमेशा बात याद रखें, जब आपने इसको लिखना है ना, इसको, तब आपने साइन का ख्याल नहीं रखना, प्लस या माइनस का ख्याल नहीं रखना। तब आपने ख्याल रखना है लार्जर वैल्यू का, कि 19 बड़ी वैल्यू है या 8। प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखना। अगर हम प्लस माइनस का ख्याल रखेंगे तो 19 छोटी या 8 से, 19 8 से छोटा है ना। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखना। जब हमने यहाँ तरतीब लगानी है ना, तो सबसे पहले हमारे पास बड़ी वैल्यू आएगी। बड़ी वैल्यू हम प्लस माइनस को निकाल के देखेंगे तो वो क्या है 19 बड़ी वैल्यू है, इसलिए 19 हम पहले लिखेंगे। ठीक है, और 8 छोटी वैल्यू है तो 8 हम बाहर लिखेंगे, बाद में लिखेंगे यानी। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने प्लस माइनस का ख्याल लिखते हुए नहीं करना। ठीक है,
इसको फैक्टराइज करवाते हुए, फैक्टर बनाते हुए हमने प्लस माइनस का ख्याल रखना है, मल्टीप्लाई करवाते हुए प्लस माइनस का ख्याल रखना है, लेकिन पहले क्या लिखेंगे, पहले 19 लिखेंगे या 8 लिखेंगे, ठीक है। इस चीज को करते हुए हमने प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, वो है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और इक्वल टू 25/12। अच्छा, अब हम देखें, मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन अरेंज होनी चाहिए। यहाँ तो इक्वेशन की कोई नई यानी रुख आ गया इक्वेशन का, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी 4 पार्ट में किया था ना, एलसीएम लेंगे, वही एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लिया हमने, क्योंकि मैंने एलसीएम लेना बता दिया है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए। एलसीएम लिया तो क्या हमारे पास आंसर आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। कैसे एलसीएम लिया मैं दोबारा बता देता हूँ। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया, ठीक है। शुरू से बताता हूँ चलें, कि जब हमारे पास इस तरह के दो फैक्टर्स होते हैं ना, कि जिनमें हमारे पास वेरिएबल इक्वल के दोनों तरफ फ्रैक्शन आ रही होती है, तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो जब हमारे पास दो वेरिएबल्स के एलसीएम होते हैं, तो दोनों देखें डिनोमिनेटर में अगर तो दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, यही आपका एलसीएम होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया, हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 1, क्योंकि x तो x से कट जाएगा, x प्लस 1 बच गया, उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसका मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर। दूसरी तरफ x प्लस 1 इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया, इसका मतलब x प्लस 1 से कट जाएगा, बाकी के बचा x, उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया। बाकी अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर इसी तरह, और डिवाइडेड बाय इस x को भी अंदर ऑपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ ताकि जगह बच जाए, और ये x हमारे पास इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 12 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और 25 को इससे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 25 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू 12 को अंदर ऑपरेट करवा दिया, हो जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12, ठीक है। अब इस इक्वेशन को पूरी को उठा के इधर ले जाते हैं ताकि हमारे पास एक रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 25 में से 24 निकाले तो हमारे पास क्या बचता है जी, हमारे पास बचता है x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 25 में से फिर 24 निकाले तो फिर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसको हमने फैक्टराइज करना है। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसको हमने अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब मैं इसको रफ वर्क में इसको इक्वेशन लिखता हूँ, वही काम है सारा, मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपकी ज़हन नशीन हो जाए। ये देखें, लास्ट वैल्यू को साइन समेत हमने पहली वैल्यू के कोफिशिएंट के साथ साइन समेत मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आंसर आया जी, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1, तो क्या आंसर आया, माइनस 12। अब 12 को हमने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको प्लस माइनस करने से हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू का कोफिशिएंट समेत आंसर आए। दरमियान वाली वैल्यू का कोफिशिएंट समेत आंसर क्या है, हमारे पास +1 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 12 अपने टेबल पे मल्टीप्लाई होता है, 12 यानी डिवाइड होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1। दूसरे नंबर पे 12 2 पे जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तीसरे पे 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी वही काम है सारा, ठीक है। 5 पे होता नहीं है, 6 पे भी वही काम है, यानी 6 को 2 से करते हैं या 2 को 6 से करते हैं, एक ही बात है। तो ये तीन फैक्टर्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिसपे 12 मल्टीप्लाई होता है। अब इन तीनों फैक्टर्स पे तो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस करके देखेंगे कि हमारे पास 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 12 में +1 करें तो 13, -1 करें तो 11, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं चाहिए। 6 में +2 करें तो 8, -2 करें तो 4, ये भी नहीं चाहिए। 3 में +4 करें तो हमारे पास 7 आता है, और 3 में -4 करें तो हमारे पास -1 आंसर आता है। इसका मतलब 1 तो आंसर आ गया है। तो इसको हम सिंप्लीफाई इस तरह कर देते हैं कि 4 - 3 इज इक्वल टू 1, और 4 ही को हम मल्टीप्लाई करवा दें -3 से, तो मेरे पास आंसर भी -12 आ गया। इसका मतलब यही वो फैक्टर है जिसको हम प्लस या माइनस करके, जिसको हमने फैक्टराइजेशन के लिए चुना है,
ठीक है। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, सिंपल एक्स स्क्वायर। अब देखें मैंने कहा था जब हमने तरतीब में लिखा हो ना तो हमने साइन को नहीं देखना। अब 4 बड़ा या 3, आप तो कहेंगे कि 4 बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमने अब साइन को नहीं देखना, तो साइन को ना भी देखें तब भी 4 बड़ा नजर आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहले 4 ही लिखा आएगा, 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स में से x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x प्लस 4, इसमें से 3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x माइनस 4। यहाँ कोई गड़बड़ हो गई है, माइनस कॉमन आ गया ना, तो इसका मतलब x यहाँ भी प्लस 4, ठीक है। उसके बाद दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं, तो x प्लस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन आया था ना, तो इसका मतलब कि ये वाला साइन जो था वो माइनस कॉमन आ गया, ये प्लस हो जाता है, ठीक है, तो मैंने गलती से माइनस लिख दिया था। अब देखें दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल, अलग अलग 0 के इक्वल ले लें। यहाँ से x की वैल्यू का आंसर आ गया -4, यहाँ से x की वैल्यू का आंसर आ गया +3। इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 3 और -4, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ जी, 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, वो है 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, इसको भी इक्वेशन को रीअरेंज करने के लिए हमें इसको भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 ओवर x माइनस 9 तो उसी तरह इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया, दोनों फैक्टर डिफरेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, वही एलसीएम आएगा इसका, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया, x माइनस 3 x माइनस 3 से कट जाएगा, बाकी के बचा x माइनस 4, उसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो आ जाएगा x माइनस 4, क्योंकि 1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी उसका आंसर वही आएगा। माइनस x माइनस 4 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवा दें तो x माइनस 4 से कट जाएगा, बाकी का बचा x माइनस 3, उसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वही आंसर आएगा x माइनस 3, ठीक है। ये देखें, ये मैं दोबारा आपको याद दिला देता हूँ, ब्रैकेट्स का आपने ख्याल रखना है जब माइनस बाहर हो, ठीक है। इससे बच्चे को याद रहता है कि यार मैंने अंदर माइनस अप्लाई कराना है। अगर आप माइनस को यानी ब्रैकेट है ना डालेंगे तो फिर माइनस भूल बैठेंगे, या फिर अपना सवाल गलत करवा बैठेंगे। बाकी का बच गया 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 4, माइनस अंदर अप्लाई करवा दें, माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, अब नीचे दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये x कट गया और 4 माइनस यानी -4 प्लस 3 क्या आंसर आया आपके पास, ये आपके पास आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और यहाँ 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9, ठीक है। अब वही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 9, ठीक है। 2 को अंदर ऑपरेट करवा दें, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू -x प्लस 9। अब आप क्या करेंगे जी, अब -x प्लस 9 को आप इक्वल के इस तरफ ले जाएं ताकि इक्वेशन रीअरेंज हो सके। 2x स्क्वायर उसी तरह -14x प्लस x प्लस 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 14x में से x निकाले, माइनस में किए तो हमारे पास -13x आ गया, 2x स्क्वायर उसी तरह, ठीक है। उसके बाद 24 में से हमने 9 निकाले तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, +15 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आई है जिसको हम फैक्टराइज करेंगे। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, हम इसकी देखें, वही काम है सारा, ये मैं रफ वर्क पे कर रहा हूँ। लास्ट वाली वैल्यू को साइन समेत हमने पहली वैल्यू के कोफिशिएंट के साथ साइन समेत मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। क्या आंसर आया जी, 15 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 30 आंसर आ गया। अब 30 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू का कोफिशिएंट समेत, सॉरी साइन समेत आंसर आए, ठीक है। अब सबसे पहले तो 30 अपने टेबल पे जाता है, ये आप हमेशा बात याद रखेंगे, जो भी नंबर आएगा ना वो सबसे पहले अपने टेबल के ऊपर लाजमी जाता होगा, अपने टेबल से मतलब 1 के ऊपर लाजमी जाता होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे 30 किस पे जाता है, 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3 पे जाता है 30 डिवाइडेड बाई 3 तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 4 पे नहीं जाता, 5 पे जाता है 5 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। 6 पे भी जाता है यानी वही काम आ जाएगा। 7 पे नहीं जाता, 8 पे भी नहीं जाता,
9 पे भी नहीं जाता और 10 पे जाता है, तो वही 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो या 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, तो वही आंसर आता है। इसका मतलब ये 4 फैक्टर्स ही हैं जिसके ऊपर 30 हमारे पास मल्टीप्लाई भी होता है। अब हमने देखना कि प्लस माइनस होके क्या ये 13 हमारे पास आंसर देता है। तो देखें, सबसे पहले इसको करें, 30 + 1 13 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि 30 + 1 31 होता है, हमें तो 13 चाहिए, और 30 - 1 29, इसका मतलब ये फैक्टर हमारे पास नहीं काम आएगा। 15 + 2 17 और 15 - 2 13, इसका मतलब ये फैक्टर आ रहा है काम। दूसरे नंबर पे ये मैं यहाँ पे इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखें एक और बात आ रही है, इसका तो कोई काम नहीं ना, क्योंकि 6 + 5 11 होता है और 6 - 5 1 होता है, तो इसका मतलब ये भी काम नहीं आ रहा। 10 + 3 ये भी 13 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इस तरह की भी आपके पास सवाल आएंगे कि जिसमें दो फैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास, तो अब आप किसको चूज करेंगे। देखें, सिंपल आसान तरीका है इसको भी, आप दोनों फैक्टर्स को लिख रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर आपके पास है 15 × 2, ठीक है, और दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है 10 × 3। दोनों को प्लस करें, इसको देखें, 15 माइनस करने से 2 13 आंसर आ रहा है, और 10 + 3 करें तो 30 आंसर आ रहा है, यही आ रहा है ना, ठीक है ना। अब हम देखें इन दोनों फैक्टर्स में से हमारे पास कौन सा फैक्टर लगेगा, यही हमने देखना है। तो देखें, 15 को माइनस किया तो 13 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई भी तो करवाना है ना, इसको मल्टीप्लाई करवा के देखें, 15 मल्टीप्लाई बाय -2 तो हमारे पास -30 आंसर आ रहा है, और इसको हम मल्टीप्लाई करवा के देखें, मल्टीप्लाई 3, तो क्या आंसर आ रहा है +30। तो इसका मतलब इसको प्लस करें तब भी 13 आंसर आ रहा है प्लस में, और मल्टीप्लाई करें तब भी 13 आ रहा है। इसको माइनस करने से 13 आ रहा है प्लस में, लेकिन मल्टीप्लाई करवाने से माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर हमें नहीं चाहिए। हमारा जो फैक्टराइजेशन होगी वो इसी से होगी, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2x², यहाँ पे देखें हमारे पास -13 है, मैं गलती से +13 लिख बैठा हूँ, -13 है तो तब भी यही फैक्टर आएगा, क्योंकि देखें ना हमारे पास -13 है ना, तो तब भी यही फैक्टर आएगा, क्योंकि माइनस करने से भी यहाँ पे तो 30 आ जाएगा प्लस में, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। बात समझ लग गई। इसलिए मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे माइनस किया और यहाँ माइनस किया। देखें, मैं आपको इसको रफ पे दोबारा समझाता हूँ, ये वाली बात अब मैं दोबारा यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखें, हमारे पास दो फैक्टर्स बन रहे हैं, 15 × 2 एक ये बन रहा है, और दूसरा फैक्टर क्या बन रहा है 10 × 3 ये फैक्टर बन रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे गलती थी ना, इसलिए मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ये देखें, देखें आप 15 × 2 से हमारे पास 30 आंसर आ रहा है, और 10 × 3 से भी 30 आंसर आ रहा है। हमें चाहिए +30 में, +30 मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आना चाहिए, और ऐड या माइनस करने से हमारे पास -13 आंसर आना चाहिए। अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो हमारे पास 17 आंसर आ रहा है, और माइनस में लेके जाता हूँ 2 को तो 13 आंसर आ रहा है, लेकिन प्लस में आ रहा है। मैंने कहा था साइन चेंज कर दें, इसका साइन चेंज कर दें तो हमारे पास -13 आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसी को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -30 आंसर आएगा मल्टीप्लाई करवाने से। इसलिए यहाँ माइनस का शो दे रहा है लेकिन -30 भी दे रहा है, इसका मतलब ये गलत है। इसको अब देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 आंसर आ रहा है, प्लस करें तो 13 भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसका हमें तो 13 नेगेटिव चाहिए, तो दोनों के साइन चेंज कर दें। अब 13 भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास जो 3 है जो वो भी पॉजिटिव आएगा 30। बात समझ लगी आपको, ये आपके पास रफ वर्क है, ठीक है। इसलिए आपके पास ये दो फैक्टर्स आएंगे काम के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, -10x - 3x + 15 = 0। पहले दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x - 5। अगले दो में से 3 कॉमन आ गया, क्या बच गया x - 5 = 0, ठीक है। अब दोनों फैक्टर सेम आए हैं, एक दफ़ा लिख दें x - 5 और बाकी क्या बच गया 2x - 3 = 0। x - 5 और 2x - 3 0 को इक्वल है, दोनों को अलग अलग फैक्टर कर लें 0 को इक्वल, और ये हो जाएगा 2x - 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू का आंसर हमारे पास आ गया 5, यहाँ से x की वैल्यू का आंसर हम निकालेंगे वो आएगा 3 उधर चला जाएगा, और x का आंसर क्या आ गया 3/2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट हमारे पास बना 5 और 3/2। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट हुआ चाहता है। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर ले, मैं आपको आपके जवाब दिया करूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।